नमस्कार, आप देख रहे हैं IND24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आप सभी को IND24 परिवार की ओर से आजादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। 75वीं वर्षगांठ हिंदुस्तान मना रहा है, पूरा देश उल्लास में नहाया हुआ है। लेकिन हमें यह आजादी एक बहुत ही कठिन राह से गुजरकर और बहुत सी कुर्बानियां देकर हासिल हुई है। इस आजादी की कीमत हमने शहीदों के खून और देशवासियों के बलिदान से चुकाई है। यदि गुजरे इतिहास के पन्नों को खंगाले तो उन बलिदानों पर से पर्दा उठता है और उन दिनों की स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। तो आज हम कुछ वही यादें एक बार फिर लेकर आए हैं और आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपका उनसे करा देता हूं, उसके बाद हम इस चर्चा पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कर्नल डॉक्टर भारत भूषण वत्स जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वत्स जी, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो मैं परिचय आपका जनता को दे दूं। मैं बता दूं कि कारगिल युद्ध में एकमात्र यदि हम बात करें भोपाल से तो कर्नल साहब रहे उस युद्ध में शामिल और उन्होंने अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। तो सबसे पहले आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो कर्नल साहब, यदि स्वतंत्रता दिवस की हम बात कर लेते हैं तो क्यों मनाना चाहिए स्वतंत्रता दिवस, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन इसके पीछे क्या बलिदान रहे, क्या कुर्बानियां रही, एक बार उस पर हम प्रकाश डालेंगे। वैसे तो सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि हमारा देश इसी प्रकार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे जी। जहाँ तक स्वतंत्रता दिवस को मनाने का सवाल है, यह एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है। बहुत ज़रूरी है कि हम देश की युवा पीढ़ी को ये याद दिलाते रहें, ये बताते रहें कि उन्होंने जो आज ये आज़ादी हासिल की है, आज ये एक आज़ाद एनवायरनमेंट में, वातावरण में आप उसमें सांस ले रहे हैं, उसके लिए हमारे देश के पूर्वजों ने, चाहे वो नरम दल के हों, चाहे वो गरम दल के हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे भगत सिंह जी हों, उन्होंने सब ने कुर्बानियां दी हैं और तब जाकर हमारे को 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली और ब्रिटिश राज के चंगुल से हमें छुटकारा मिला। यहाँ एक और चीज़ बड़ी दुखदायक है जो मन को बड़ी कचोटती है जी। वो ये है कि हमारे देश के युवा को आज़ादी का मतलब सिर्फ यहाँ तक रह गया है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को डीजी पे मेरे वतन के लोगों गाना गा दिया जाए और उनका जो काम है वो पूरा हो गया। नहीं, मेरा अपना निजी मत है कि देश की ग्रोथ में, देश की तरक्की में, इस आज़ाद भारत को और आगे बढ़ाने के लिए देश के हर युवा का, हर वासी का योगदान बहुत ज़रूरी है। याद दिलाना चाहूँ कि हमारे देश की आज ताकत जो है वो युवा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है और यही हमारी ताकत है। बिल्कुल सर। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कारगिल युद्ध की तो मैं ये अनुभव जानना चाहूँगा और समझना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उस दौर की तमाम कहानियाँ हमारे जहन में हैं। जब भी हम कुछ सोचते हैं या पढ़ाई करते हैं उस विषय को लेकर या किसी सब्जेक्ट की तैयारी की जाती है और सबसे पहले कारगिल युद्ध की हम बात करें तो कारगिल युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उस युद्ध में आप रहे थे, क्या उस दौरान आपका एक्सपीरियंस रहा? मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि कारगिल युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नहीं, कारगिल युद्ध आज भी 100 देशों से ज्यादा उनकी मिलिट्री हिस्ट्री में एक नज़ीर के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ के युवाओं को, वहाँ के अफसरों को, सैनिकों को पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार इतने कम समय में उच्च तुंगता वाले इलाके, हाई एल्टीट्यूड इलाके के अंदर में जहाँ पर आपके पास में कोई आड़ नहीं है, ऑक्सीजन की इतनी कमी थी कि 10 कदम चलने के बाद में आपको रुकना पड़ता था क्योंकि आपके पास में, सैनिकों के पास में बैटल लोड होता था। तकरीबन 28 केजी का जो लोड होता है वो लेकर वो युद्ध में जा रहे थे, आगे अटैक के लिए जा रहे थे और उस हिसाब से
बहुत ही कम समय में हमारे देश की सेना ने अपने ट्रेनिंग के आधार पर, अपने देशभक्ति की भावना के आधार पर, अपने समाज की सेवा के आधार पर इस जीत को हासिल किया। वरना आप इमेजिन करिए कि पाकिस्तान की सेना कितने मतलब छुपाव से और कितने धोखे से उसने हमारे इलाके में आकर एलओसी पर कब्जा किया था, उनके हमारे बंकर्स पर जी। अगर वो ऊपर से पत्थर भी गिराते थे तो वो उसकी भी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती थी, काफी नुकसानदायक होती थी। उस हालात में हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान को न केवल उनके सैनिकों को वहां से हमारी सीमा के अंदर से भगाया, बल्कि जब 28 जुलाई को युद्ध की समाप्ति, 26 जुलाई को युद्ध की जो समाप्ति घोषित किया गया, उस समय हम इस पोजीशन में थे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के सकारदू इलाके, जो कि आजकल चाइना ने उसमें अपने एयरबेस वगैरह बनाया हुआ है, और उस समय कारगिल के अंदर वो लॉजिस्टिक बेस था, वहां पर पाकिस्तान सेना का लॉजिस्टिक कैंप था, उसको हम 48 से लेकर 72 घंटे के अंदर अंदर कैप्चर करने की स्थिति में थे। और हमारे देश की सेना ने मांग की थी राजनीतिक नेतृत्व से कि हमें थोड़ा सा छूट दी जाए ताकि हम सकारदू को ले सके और आगे से भविष्य में कारगिल जैसी कोई घटना हो ही ना पाए। लेकिन सेंट्रल जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उसमें प्रधानमंत्री थे, उनका अपना एक सोच थी, उनकी अपनी एक नजरिया था, और उनका कहना यह था कि हम किसी भी हालत में एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे, और शायद बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो सही भी था। जी, ये तो बात ठीक है सर कि कारगिल युद्ध में शामिल जितने भी जवान, जितने भी हमारे शहीद जवान रहे, उनके पराक्रम के विषय में जितनी बात की जाए उतना कम है। लेकिन इसके साथ ही साथ यदि हम कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं की हम बात करें जो लोगों को नहीं पता है, जो देशवासियों को नहीं पता है, तो क्या उस विषय में कोई प्रकाश आप डालना चाहेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। जो अनसंग हीरोज हैं उस युद्ध के, उनके बारे में बात करूंगा। अगर देशभक्ति की भावना और देशभक्ति क्या है सही मायने में इसको सीखना है तो लद्दाखियों से सीखना चाहिए। बिना किसी लोभ के, सिर्फ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उन लोगों ने हमारी सेना के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले हैं, और हमें हमारा रसद, जी, क्योंकि वो लोग एक्लिमेटाइज होते थे, वहां के वासी हैं, उनको वहां पर रहन सहन उनका वहीं का था, तो वो हमारे से ज्यादा मतलब सक्षम होते थे फिजिकली, तो वो ज्यादा लोड कैरी कर सकते थे, और हमारे एम्यूनिशंस को या दूसरे रसद जो होते थे उनको हमारे साथ लेकर चलते थे बिना किसी लोभ के। तो देशभक्ति अगर सीखनी है तो सबसे पहले लद्दाखियों से सीखिए। दूसरा, हमारे देश का जो नेतृत्व था उस समय, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बताया जाता है ऊडा लूप, OODA, ऊडा लूप, जी, जिसमें ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट, ये 4 चीजों का समावेश होता है। इस ऊडा लूप में डिसीजन का जो टाइम होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे देश के केंद्रीय नेतृत्व ने जैसे इस समस्या के विकरालता को समझा, डिसीजन लिया, सेना को खुला हाथ दिया, और जो भी चीज हमें वहां पर चाहिए होती थी वो हमें मुहैया कराई गई। देश का हर वासी हमारे साथ था। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि युद्ध अकेला सैनिक नहीं जीतता है, युद्ध पूरे देश की जनता लड़ती है, और उस सैनिक के पीछे, उस सैनिक के मनोबल के पीछे जब 130 करोड़ की जनता खड़ी होती है तो वो सैनिक की युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, और ये हमारे देश की खासियत है।
बिल्कुल सर, ये हमारे देश की खासियत है, इसीलिए हमारा देश अन्य देशों से और सबसे अलग है। सीमाओं की सर आपने यहाँ पर बात कही है, तो क्यों ना सीमाओं पर ही बात की जाए। अब वर्तमान दौर की यदि हम बात करें तो एक आपका लंबा अनुभव रहा है भारतीय सेना में। कई आपने ऐसे चीजें भी देखी होंगी, ऐसे विषय देखे होंगे जिसमें कई बार मतभेद भी हो जाते हैं। लेकिन अब यदि हम वर्तमान दौर की बात देखते हैं तो सीमाओं को देखते हुए काफी हमारे पड़ोसी देश की यदि मैं बात कर लूं, गलवान घाटी की यहाँ पर बात की जा रही है, कुछ स्थितियां ठीक नजर नहीं आ रही हैं। आपका नजरिया क्या है इस पर? आप चाइना के बारे में बात कर रहे हैं जी। देखिए, चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में एक फर्क है। आज की स्थिति में बहुत फर्क है। पाकिस्तान को हमें एक इरिटेंट के तौर पर नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान से जितना ज़्यादा हम उसको तवज्जो देंगे उतना ही ज़्यादा हमारे को नुकसान होता है। और पाकिस्तान मेरे विचार में एक ऐसी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति में आ गया है, वहाँ के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने जिस प्रकार से वहाँ पर अपना प्रभाव हर तरीके से जमा लिया है। पाकिस्तान के टुकड़े होना एक सच्चाई है, एक नियति है, और बहुत जल्दी ही पाकिस्तान 4 या 5 टुकड़ों में बंटने वाला है। इसका एक कारण और भी है कि अफगानिस्तान में जिस प्रकार पाकिस्तान की पॉलिसी रही है और जिस प्रकार तालिबान को पाकिस्तान सेना न केवल आर्थिक बल्कि मिलिट्री तौर पर भी मदद कर रही है, वो पूरे विश्व के पटल पर बहुत अच्छी तरह से नहीं देखा जा रहा। दुनिया जान गई है, दुनिया पहचान गई है, पहले भी जानती थी कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है नाउ। क्योंकि तालिबान दोहा में, जब सऊदी अरब के दोहा में जब मीटिंग हुआ था अमेरिका का और अफगानिस्तान का और पाकिस्तान के साथ में, तो तालिबान ने वहां पर यह बताया था कि भाई मेरा जो नजरिया है काम करने का तरीका है वो बदली होगा। लेकिन कहां बदली हुआ, वो तो उस पहले से ज्यादा खराब हो गया है जी। तो तालिबान अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं कर सकता। तो तालिबान के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि पाकिस्तान से उसको कट ऑफ करके उसको खत्म किया जाए और वहां की जो जनता है, वहां की जो गवर्नमेंट है, उसका राज वहां पर कायम करना। इसके लिए हमारे देश को, हमारे भारत का एक बहुत अहम रोल है उसमें कि अगर अफगानिस्तान में शांति होगी और अफगानिस्तान में भारत का इन्फ्लुएंस होगा तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हार होती है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है जी। कई इलाकों में सिर्फ उसकी डेप्थ जो है, अगर आप देखें नक्शा तो सिर्फ ऐसे 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 लॉन्गिट्यूडनल उसमें है पाकिस्तान का, कई जगह सिर्फ 40 किलोमीटर है। जैसे हमारे देश की आर्मर्ड कोर जो है, हमारे देश की सेना, उसको ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर पार करके अफगानिस्तान से मिल सकती है। और वैसे भी बलूचिस्तान के अंदर जो अपराइजिंग चल रही है, वहां पर इंडिपेंडेंस के लिए जो मांग की जा रही है, वो एक जायज मांग है और आज नहीं कल बलूचिस्तान तो बनना है। और बलूचिस्तान बनने के बाद में पाकिस्तान अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तरफ हमें ज्यादा तवज्जो देनी नहीं चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान में हमारा एक सकारात्मक पॉजिटिव रोल रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं चाइना की जी, जो आपका मुख्य सवाल था। जी। चाइना एक पावरफुल नेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं है कि हम जैसे पहले हमारी एक पॉलिसी थी कि चाइना को ना छेड़ा जाए वरना वो इतना बड़ा है कि हमारे को खा जाएगा। हमने गलवान में देख लिया, हमने डोकलाम में देख लिया कि चाइना एक बुलबुले के तौर पर अपने आप को बड़ा करके दिखा रहा था। गलवान में क्या हुआ? मेन प्रॉब्लम चाइना की यह है कि उसने अपने बॉर्डर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर लासा से जिनजियांग प्रांत जो है वहां पर G219 एक सुपर एक्सप्रेस है जो कराकोरम हाईवे से होती हुई अपने अक्साई चीन एरिया के बीच में से गुजरती हुई जाती है। जिस दिन से अमित शाह जी ने ये संसद में अनाउंस किया कि पीओके तो हमारा है, अक्साई चीन तो हमारा है, और इसमें शक क्या है, हमारा है, तब से चाइना की नींद खराब हुई है कि अक्साई चीन उसके हाथ से जाते ही
पीओके हमारे पास आ जाएगा और उसकी जो विस्तारवाद की नीति है और जिस तरीके से उसने तिब्बत के अंदर में अपने आप को काबिज किया हुआ है वो सब खत्म हो जाएगी। हम लोग कराकोरम हाईवे पे पहले ही डोमिनेट करते हैं जी। उसके G219 सुपर एक्सप्रेस को हमने डोमिनेट कर लिया तो चाइना के लिए बहुत बड़ी बात हो जाए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन क्या सर ये इसीलिए चाइना इतना बौखलाया हुआ है और इसी के बाद जो हाल ही में घटनाक्रम हमने देखे हिंदुस्तान और चाइना की यदि बॉर्डर की हम बात करें तो इसे देखते हुए अब आखिर सरकार की रणनीति क्या रहनी चाहिए? सरकार जहां तक कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और मिलिट्री तौर पर, सैनिक के तौर पर बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। कुछ चीजों से मैं असहमत हूं। उदाहरण के तौर पर फरवरी में जब हमने पेंगोंगसो लेक के दक्षिणी किनारे जिसको हम कैलाश रेंज के नाम से भी बोलते हैं और जहां हमारी सेना ने रातों रात कब्जा किया था और हमारे टैंक्स तक उसकी हाइट्स पर पहुंच गए थे और चाइना का जो मोल्डो परमानेंट कैंप है जिसमें अभी 12वीं कोर कमांडर्स मीटिंग भी हुई है उसको हमारे सैनिक और हमारे टैंक्स जो हैं वो ओवरलुक कर रहे थे और कभी भी जो है उसके ऊपर में उसको अपनी मार के अंदर ले सकते थे। लेकिन बिना किसी फायदे के, हो सकता है बिहाइंड द कर्टन क्या बात हुई है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो जानकारी हमारे पास में है या जो हम रिसर्च करते हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये कदम थोड़ा जल्दी हो गया और गलत हो गया जी, जिसके कारण देप्सांग और गोग्रा उन इलाकों के अंदर में भी हम इफेक्ट हो रहे हैं। जो देप्सांग के अंदर में चाइना अंदर घुस के आया हुआ है देप्सांग वैली में, वो हमारे को जो रोड बना रहे हैं हम, जो दौलत बेग ओल्डी डीबीओ तक जा रही है और जहां से हमारी सप्लाई होती है सियाचिन को, पाकिस्तान और चाइना चाहते हैं कि सियाचिन हमारे हाथ से निकल जाए और अगर सियाचिन हमारे हाथ से निकल गया तो अक्साई चीन हमारे हाथ से गया। और वहां की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो ये है कि अगर पीओके से पाकिस्तान और चाइना अक्साई चीन साइड से अगर दोनों मिलकर एक ज्वाइंट ऑफेंसिव करते हैं जी, नुब्रा वैली के थ्रू, तो वो सीधा ले पर आता है और वो हमारे एक बहुत बड़े इलाके को काट सकता है। इसलिए हमारा वहां पर काबिज रहना बहुत ही जरूरी है। सियाचिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ही हमारी जो देश की मौजूदा गवर्नमेंट है वो वहां पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है और उसकी निहायत जरूरी है। जो रोड हमने 2005 में स्टार्ट करी थी, अनफॉर्चुनेटली हम उसको जो है पूरा नहीं कर पाए और उसके बाद 2014 से लेकर अब तक जो है ना वो रोड का डेवलपमेंट हुआ। डीबीओ अभी रोड से कनेक्टेड है। पहले जो जिस चीज के लिए हमारे को 6 घंटे लगते थे, हम 1.5 घंटे के अंदर में अपना रसद सामग्री और सैनिक वहां पहुंचा सकते हैं। तो बिल्कुल सर, इसीलिए कहा जा सकता है कि जो सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं बेहद जरूरी कदम है। और यदि वर्तमान दौर की हम बात कर लें तो भले ही उसका अंतर या फर्क आज नजर नहीं आ रहा है, लेकिन भविष्य में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा सर मैंने ये भी देखा है कि यदि वर्तमान दौर की बात करते हैं तो एक लंबा हमने देखा कि ऐतिहासिक फैसले सरकार के द्वारा लिए गए जो कि पिछले कुछ सालों से अटके हुए थे। इन फैसलों के बाद आखिर क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? ऐतिहासिक फैसले, फिर दोबारा मैं इसको 2-3 विषयों में लूंगा। ऐतिहासिक फैसले राजनीतिक तौर पर एक बहुत गलत परंपरा जो चली आ रही थी 370 और 35A, जिसको शुरू ही नहीं होना चाहिए था और किन परिस्थितियों में 1954 में शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी ने ऐसा किया, वो उसके विषय में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें नहीं मालूम और उस समय क्या परिस्थितियां थी उसको हम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो भी था वो गलत था। 370 के अंतर्गत पाकिस्तान से अपना भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट जम्मू एंड कश्मीर को देती थी वो ग्रांट आम आदमी तक पहुंचती नहीं पाती थी। उस ग्रांट को तकरीबन 50 जो वहां की फैमिलीज थी, शाहज, अब्दुल्ला और ये महबूबा मुफ्तीज, यही खा जाते थे। मतलब उनकी चांदी हो रही थी, पाकिस्तान से भी पैसा ले रहे हैं, इंडिया से भी पैसा ले रहे हैं और वहां का जो आम कश्मीरी है वो वही का वही है। उसको पैसे देके पत्थरबाजी बना रहे थे। अब क्यों नहीं होती पत्थरबाजी की घटना? दूसरा 35A उससे भी खतरनाक थी।
यानी उदाहरण दूंगा कि अगर एक पाकिस्तानी ड्यूल सिटीजनशिप थी, जम्मू एंड कश्मीर की सिटीजनशिप भी चाहिए, इंडिया की भी चाहिए। इंडिया वाला जो है जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप नहीं ले सकता, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर वाला इंडिया का ऑटोमेटिक सिटीजन है। अब पाकिस्तान की अगर कोई लड़की जम्मू एंड कश्मीर के लड़के शादी कर लेती है तो ऑटोमेटिकली शी बिकम्स, वो बन जाती है इंडियन सिटीजन। लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर की कोई लड़की इंडिया वाले से शादी कर लेती है, जम्मू एंड, ये पहले की बात बता रहा हूं, 5 अगस्त 2019 से पहले की, तो उसकी ना केवल जम्मू एंड कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती है, बल्कि उसके सारे अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। ये क्या हुआ भाई? पार्टीशन के टाइम में जब वहां पर हमारे जो कुछ सफाई कर्मचारी या जो दूसरे जो तो लोग थे, उनको वाल्मीकि लोग जो, उनको बेचारों को आज तक जो है वोटिंग राइट नहीं मिला, वो सिटीजन नहीं बन पाए, और उनकी कई पुश्तें वहां रह रही थी। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके हिसाब से 370 और 35A का हटाना एक ऐतिहासिक कदम है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जम्मू एंड कश्मीर एक विकास के डगर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और इसी चीज को महसूस कर रहे हैं पीओके वाले जी। और कई बार मेरे से पूछा जाता है कि पीओके में हमारे को अटैक कर देना चाहिए। हमें क्या जरूरत क्या है हमारे को अटैक करने की? जब पीओके का जो कश्मीरी है वो तो दोनों एक ही तो है। वो देख रहा है कि इंडिया के साथ वाला जो है वो तरक्की कर रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, वो आगे बढ़ रहा है, तो वो अपने आप आगे मिलेगा ना हमारे साथ में। हम क्यों अब उसके बाद हमारे अटैक करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सर, और यही नीतियां हैं जिसका हमें आने वाले वक्त में फल देखने को मिलेगा। वक्त क्योंकि मेरे पास कमी है, लेकिन इतना वृहद सब ये विषय है जिस पर हम जितनी बातचीत करें वो कम है। लेकिन अंत में एक संक्षेप में संदेश आप जरूर दीजिए उन नौजवानों के लिए जो कि आर्मी में, सेना में जाना चाहते हैं। ये बड़ा एक विषय ऐसा है जिसमें हमारे देश की केंद्रीय और राज्य सरकारों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि सोच भी रहे होंगे जी। आज का जो युवक है, एक आम युवक, वो चाहे उसको इंफॉर्मेशन की कमी हो, चाहे एक लाइफस्टाइल उसका अलग तरीके से बन गया है, चाहे कोई दूसरे कारण, आर्थिक कारण हो सकते हैं जी। एक अच्छा नौजवान देश की डिफेंस फोर्सेस में भर्ती होने के लिए आगे नहीं आ रहा है, और उसका मेन मुद्दा जो मेरे विचार में ये है कि जब तक हमारी सरकार डिफेंस फोर्सेस की सर्विसेज को जी और ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनाएगी, तब तक एक अच्छा लेवल का युवा देश की सीमाओं को रक्षा करने के लिए नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सर उम्मीद यही की जा सकती है कि सरकार के द्वारा इस दिशा में प्रयास किए जाएं। आपने वक्त हमारे साथ साझा किया, तमाम कीमती जानकारियां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। यह आज़ादी बहुत मुश्किलात से मिली है, तमाम कुर्बानियां दी गई हैं, और आज़ादी शहीदों के खून से, देशवासियों के बलिदान से हमें हासिल हुई है। इस आज़ादी की कीमत हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये अमूल्य है। और न सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी की मैं बात कर लूं, हर देशवासी के दिल में हमेशा आज़ादी की ललक और देशभक्ति की ललक जलती रहनी चाहिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।